हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस स्पेशल क्लास 12th। बहुत टाइम से बहुत से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम प्लीज़ आप पोल साइंस की वीडियो अपलोड कीजिए। अब आधे से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, उनके पास 3 या 3.5 मंथ्स रह गए। उन जितने कम टाइम में किस तरह से पोल साइंस का पूरा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत से बच्चों ने लिखा था कमेंट में कि मैम जब भी हम एक चैप्टर याद करते हैं तो वो तो हमें अच्छे से हो जाता है, लेकिन जैसे हम आगे के चैप्टर पे अब बढ़ते हैं हम प्रीवियस का चैप्टर याद क्या वो भूल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को जब आप बिना समझे रटोगे तो आपके साथ यही होने वाला है। जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स कवर करते जाओगे, पीछे का सिलेबस आप क्या होगे, भूलते चले जाओगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात बैठानी है कि आपको किसको भी याद नहीं करना है, क्योंकि याद की हुई चीज़ आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में भूल जाते हो, लंबे टाइम के लिए आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे इस पर्पज से बिल्कुल ना देखें कि हम वीडियो देखने के बाद इसको याद करने वाले हैं। जब आप मूवी चैनल में कोई भी मूवी देखते हो या दूसरे वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे बहुत से कॉमेडी के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, क्या आप इस दिमाग से याद करते हो कि नहीं मुझे इस वीडियो याद करना है? उसमें याद नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिटेन कर लेता है और वो बहुत ही लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। आपने कोई मूवी 10 साल पहले देखी होगी, अगर आज भी आपके सामने एकदम से हम किसी भी डायलॉग को बोले तो आपको याद आता है ये पर्टिकुलर मूवी की है, ये इसमें ये एक स्टार कास्ट है, ये इसमें ये गाने हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसको लर्न करने के पर्पज से नहीं देखते। आपको भी इस वीडियो में क्या करना है कि आपको लर्न पर्पज से नहीं देखना है। सिंपल क्या करना है, जैसे दूसरे वीडियो चैनल्स आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, आप इसको भी प्रॉपरली फ्री माइंड होकर देखिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं जब हम याद करते हैं तो भैया आप भूलोगे, सीधी सी बात है। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से फ्री माइंड होकर देखेंगे और सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या करेगा, उसको रिटेन कर लेगा और धीरे धीरे आपको जितने भी सिलेबस है प्रॉपरली सीरीज में कवर होती चली जाएगी। तो जैसे कि आप नेटफ्लिक्स के सीजन देखते हो, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोरीज होती है और एक मतलब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टोरी क्या होती है, कवर होती चली जाती है। तो मैं भी इस वीडियो में आपको ऐसे ही प्रॉपरली एक एक चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप रोजाना 1 से 2 घंटे इस वीडियो को देखेंगे और 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपका पूरा जो पोल साइंस का सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और साथ साथ आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि जनवरी से प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मार्च में आपके बोर्ड होंगे, तो उससे पहले हमारा टारगेट है कि आपके पास सारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए और आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सके। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे वीडियो में सीरीज में हम किस तरह से पोल साइंस का कवर अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि आपके 2 50-50 मार्क्स की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 9 चैप्टर है, वो आपके 50 मार्क्स के आने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज प्रॉपरली उसको हम सिलेबस में कवर करेंगे। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट बुक के जो फर्स्ट और सेकेंड जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उन 2 चैप्टर से 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उनको एक एक टॉपिक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उनको समझ सको। और समझने के साथ साथ जब भी आप एक बार स्टोरी की तरफ समझोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे या प्री बोर्ड में आएंगे या आगे भी आप जब भी पोल साइंस ऑनर्स करोगे या आगे जो भी आप पोल साइंस से रिलेटेड कुछ भी कोर्स करने वाले हैं उसमें भी आपके वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जरूर आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर आएंगे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को करने से पहले हमें पता होना चाहिए आखिर क्यूबा था क्या। इसके लिए आपको उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने के लिए आइए चलिए इस मैप को देखते हैं। इस मैप में देखते हैं कि जो क्यूबा था वो छोटा सा द्वीपीय देश था जो अमेरिका के साथ उसका जुड़ाव था, यानी कि ज्योग्राफिकली वो जुड़ा हुआ किससे था, अमेरिका से था। लेकिन उसके जो इंटरनल रिलेशनशिप थे वो किससे अच्छे थे, यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तन से तो वो अमेरिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो मन से जो लगाव था वो यूएसएसआर के साथ थे। और ये जुड़ाव धीरे धीरे इतने ज़्यादा गहरे हो गए कि यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस वो तैयार कर ले और इसके लिए उसने बहुत सारी आर्मी वेपन्स हथियारों को वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। इसके 3 हफ्ते बाद जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को इस बारे में पता चला, वो बहुत ज़्यादा बौखला गया। और इसका रीज़न ये था कि सीधी सी बात है, अगर कोई भी आपका दुश्मन आपके पड़ोस में आके रहने लग जाए तो उसको जोग्राफिकल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो आपके बगल में रह रहा है। अब वो आपके हर हरकतों पे ध्यान रख सकता है, आपके देश में जाके वो स्पाई कर सकता है और वॉर होने पर उसको जोग्राफिकल एडवांटेज भी मिल सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने मतलब वार्न किया यूएसएसआर को कि या तो अपना मिलिट्री वहाँ पे वापस ले ले या वो वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो जाए।
उस टाइम पूरा देश बहुत सदमे में आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब डर गया था, क्योंकि उस टाइम कोई भी देश थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं था। ये उससे पहले 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे। जो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और आपको पता है कि जब विश्व युद्ध होता है तो जो डिस्ट्रक्शन है वो केवल 2 देशों के बीच में नहीं था, पूरा देश इसमें सम्मिलित होता है, और कोई भी देश इस टाइम वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार नहीं था। इवन जो 2 सुपर पावर थे, यूएसएसआर और यूएसए, वो भी इस टाइम युद्ध को इन्वाइट नहीं करना चाहते थे। लेकिन अमेरिका ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बगल में उसका दुश्मन देश वहां पे वो मिलिट्री बेस बनाए, इसीलिए इसने यूएसएसआर को वार्न किया कि अपनी मिलिट्री वापस ले जाए या फिर उसको युद्ध को इन्वाइट करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम यूएसएसआर ने अपनी समझदारी दिखाई और धीरे धीरे क्या करा, उसने मिलिट्री अपना वापस कर लिया। तो इस तरह से जो पूरे विश्व को लग रहा था कि एक छोटे से द्वीपीय देश के कारण, क्यूबा के कारण, कि 2 देशों के बीच में कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए, तो यूएसएसआर के आर्मी बैक लेने से, वापस लेने से जो एक बहुत बड़ा टेंशन था, तनाव था, जिसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका खत्म हो गया। तो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले क्या पता है कि एक छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा है, 2 उसके बड़े बड़े देश हैं जो उनके लिए आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो देश है, एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएस है, और बीच में क्या है, क्यूबा है। इसमें 2 प्लेयर्स हैं, यानी कि आपको याद करना पड़ेगा किन 2 नेताओं के बीच में ये लड़ाई थी। निकिता खुर्चेव जो यूएसएसआर के हेड थे, और यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। तो आपको इस तरह से क्या करना है कि आपको ईयर याद होना चाहिए जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का था, 1962 में हुआ था, किन 2 देश के बीच में हुआ था, किसको लेकर हुआ था, क्यूबा को लेकर हुआ था, और इसमें जो 2 प्लेयर्स थे वो कौन थे। बस इतना ही टॉपिक आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आप इस टॉपिक को सुनने के बाद अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप अपने वर्ड्स में आसानी से लिख सकती हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। चलिए इससे आगे डिस्कस करते हैं। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कोल्ड वॉर को हिंदी में शीत युद्ध भी कहते हैं। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि जब एक्चुअल में कोई भी वॉर ना होना, यानी कि पूरा टेंशन बनना, टेंशन का माहौल बनता है, एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे को शब्दों से बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन एक्चुअल में हथियारों के साथ, यानी कि एक्चुअल में एक वेपन को लेके वॉर होता नहीं है। तो यही सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था, और ये 1945 के बाद से स्टार्ट हुआ था, 1990 तक चला था। तो अब आप शीत युद्ध को समझने के लिए मैंने को बताया कि इसमें क्या था कि एक्चुअल वॉर कभी हुआ नहीं, लेकिन शब्दों से, बयानबाजी से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। अब ये जो शीत युद्ध था, ये जो कोल्ड वॉर था, ये केवल मिलिट्री और पावर की लड़ाई नहीं थी, ये वास्तव में जो लड़ाई थी एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। जो अमेरिका था वो डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाला देश था, दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहता था। ये दोनों ही ग्रुप चाहते थे, ये दोनों ही देश चाहते थे कि अधिक से अधिक देशों में अपनी जो आइडियोलॉजी है, यानी कि जो एक तरफ सोशलिस्ट दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी उनको वो एक्सपेंड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश को अपने ग्रुप में शामिल कर सके और अपनी जो मतलब उनकी सोच है वो ज़्यादा देशों में स्प्रेड कर सके, फैला सके। तो ये जो वास्तव में लड़ाई थी वो हम कहेंगे कि वेपन्स के लड़ाई नहीं थी, मिलिट्री की लड़ाई नहीं थी, साथ साथ ये आइडियोलॉजी की भी लड़ाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन बच्चों के पास प्रॉपर ट्यूशन्स या टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो उसको आसान भाषा में इस तरह उनको समझा सके। बाकी के आगे चैप्टर्स के लिए मेरे आप नेक्स्ट वीडियो को क्लिक कर सकते